हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों का साइंस चर्चा यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। तो चलिए, ये सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। सेकेंड लेक्चर आ जाएगा। फर्स्ट लेक्चर शायद आपने देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है बिहार बोर्ड क्लास 10th के और 2025 के लिए। तो आप भी चाहते हैं, यदि आपको भी साइंस में डर लगता है तो इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन के नियम तक पढ़ा दिया था। ये फिजिक्स को लेकर आए हैं, एक वन शॉट की तरह है। ये क्रैश कोर्स जानते हैं तो क्रैश कोर्स कैसा होता है, ठीक है। तो ये सेकंड लेक्चर है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक बात की थी कि प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, ठीक है। सॉरी, प्रकार नहीं होते, दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या था? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है। और दूसरा क्या था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं आगे। हमें मिरर पढ़ने हैं। मिरर समझ में आते हैं? जो रोज सूर्य का चेहरा देखते हो ना ऐनक में, वही है मिरर, है ना। यदि तुमसे एक सवाल पूछा जाए क्या है मिरर, क्या है दर्पण, क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे? है ना। तुमसे अपने आप से सवाल पूछो एक बार, दर्पण क्या है ना, या यू, है ना। दर्पण तो दर्पण है वैसा कांच या शीशा होता है जिसका एक सतह, कोई भी सतह हो, बाहर वाला या अंदर, कोई एक सतह रंगा हुआ होता है। सिंपल एक शीशा होता है। एक शीशा को यदि एक साइड से रंग दे तो वो हमारा बन जाएगा दर्पण। अच्छा, वो जो हम कलर करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं कलई, पेंट करते हैं, वो किस चीज का पेंट होता है? तो पेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट, SeNO3 का, है ना। अब ये सवाल नहीं पूछने कि वाई AgNO3 वाई, क्यों AgNO3 ही क्यों, अदर क्यों नहीं। अब इसका जानने के समय नहीं, आगे बढ़ते हैं। वैसा कांच या शीशा जिसका एक सतह रंगा होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट ये आएगा कि आप लिख कर बोर्ड पर लाते ही क्यों है, क्या अभी लिख कर क्यों नहीं पढ़ा सकते? देखो, इसका दो कारण है। पहला कारण है कि हमें समय को बचत करने, समय बचाने हैं। और दूसरी बात है कि यदि इसको हम पूरा पढ़ा ना लिख लिख कर यदि पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। सिंपल सी बात है, समय हमारे पास कम है, आपके पास भी टाइम कम है। यदि तो आप किसी भी कोचिंग में पढ़े तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जो चीज आपके पास नहीं लिखा हुआ है या जो पॉइंट आपके वो नोटबुक, है ना, नोट्स में नहीं है, उसको सिर्फ आप इस यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। बाकी जटिल सभी जगह एक ही चीज पढ़ाई होता है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो इतना कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं कि आप लिख कर ही क्यों ला रहे हैं, ऐसे डाउट नहीं लेने। जो इतना दिया जा रहा है, जितना पढ़ा जा रहा है, बस है ना, फोकस करें पढ़ाई पे। आपको अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि मार्क्स, है ना, साइंस में डर न लगे, ये बात। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। दर्पण के प्रकार। तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। कितना? तीन प्रकार के होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल। समतल को बोलते हैं प्लेन मिरर, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यदि इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई कोई बच्चा उसको भी देख सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम सारे पॉइंट को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? प्लेन मिरर समझ में आता है? जो हम ऐनक में देखते हैं ना, प्लेन मिरर ही होता है ना। प्लेन मिरर होता है, सिंपल समतल होता है, एकदम चिकना। अच्छा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है ना, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप भी पढ़े होंगे। चलिए देखें आगे हमें पढ़ना क्या है। इस समतल दर्पण में जब हम ऐनक में देखने अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें जो हमारा चेहरा उसमें नजर आता है, उस चेहरा पे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो हमारे हम शक्ल दिखता है उसी में, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझ रहा है? तो उस प्रतिबिंब की, है ना, कुछ विशेषताएं पढ़ने हैं जो उस मिरर में बना है, उस दर्पण में बना है। तो कुछ विशेषताएं हैं और इमेज बनाने के लिए, है ना, हमें बताया गया होगा या पढ़े हैं। प्रतिबिंब बनाने कम से कम दो किरण की जरूरत होती है। तो पहला एक हमने वस्तु ए ले लिया और इसका हम इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। एक यहां से सीधा लाइन गया पैरेलल, है ना, यहां से सिंपल जाएगा पैरेलल। पैरेलल जैसे ही इस मिरर पे बने पड़ेगा, यहां से रिटर्न होकर चला जाएगा। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये एक मिरर है और ये एक, है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक रख दिया वस्तु ए
यहां से एक जाएगा लाइन सिंपल, जैसे इस मिरर पे पड़ेगा फिर वो रिटर्न होकर चला जाएगा। अब चला आएगा, फिर हम एक करते हैं, है ना, यहाँ तक एक्सटेंड कर देते इसको, और एक हम ऐसे खींचते हैं, जितना एंगल से जाएगा, प्रकाश का परावर्तन के नियम होते हैं ना, आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण, वो वाला है। तो ये जाएगा और इधर जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे, ये कि और ये जहां पर मिलेगा ना दोनों, ये दोनों वहां पे बनते हैं प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब। अब खास बात इसमें क्या है कि जहां जितना दूरी इस दर्पण से वस्तु होता है ना, उतना ही दूरी पर ये प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। तो कुछ इस दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता होती है जो हमें देखने हैं। सबसे पहले, है ना, ये बना लाना चाहिए। जो भी सवाल आ जाता है, देखो हालांकि अभी इस टॉपिक से अभी तक सवाल नहीं आए हैं शायद, ठीक है, तो जब भी आ भी जाता है सवाल कि समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखे, तो आसानी से हम लिख लेंगे। ये एक फिगर बना देना है और इसमें कुछ पॉइंट लिख देने हैं। जैसे प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर एवं सीधा बनता है। क्या हम अपने जो शक्ल देखते हैं ऐनक में, वो ऐसा तो नहीं है कि हम इतने बड़े हैं और इतने बड़े इतना बड़ा दिख रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता। वो जितने बड़े होते हैं उतना ही दिखता है। और ये भी दिखता है ना, कि यदि हम मान लो सामने दर्पण लगा हुआ है, यदि हम इसको ऐसे जैसे जैसे इसको पास ले जाएंगे, प्रतिबिंब, है ना, उसके पास आते रहता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप वस्तु को इस दर्पण से जितना दूर रखिएगा, प्रतिबिंब उस दर्पण में उतना ही अंदर बनेगा। मतलब नहीं समझ में आया? ये दर्पण है, ये वस्तु है। वस्तु को दर्पण से मान 5 सेंटीमीटर दूर रखे तो प्रतिबिंब कितने अंदर बनेगा? 5 सेंटीमीटर अंदर ही बनेगा। समझ में आ रहा? मतलब वस्तु दूरी हमेशा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? वही बात लिखा, दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही अंदर बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूर होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे, प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है। मतलब ये हमेशा काल्पनिक बनेगा, वास्तविक रियल में नहीं बनेगा। ये वर्चुअल इमेज बनते हैं, रियल इमेज नहीं बनता। वास्तविक नहीं होते, आभासी होता है। आभासी समझ में आता है? ये डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है इसलिए क्योंकि ये आभासी है। रियल में यदि वास्तव में पॉइंट, है ना, वास्तव में यदि कटता, वास्तव में मिलता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता, तो ये जो कट है ना, जो कट कर रहा है, वो वास्तव में ऐसे मिलता। समझ में आया? है ना। तो ये है आभासी, या आभासी को बोलते हैं काल्पनिक। प्रतिबिंब, अगला पॉइंट है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता। अब ये बात समझने योग्य है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, यदि हम ऐनक लेकर सामने रखते हैं ऐसे, और अपने ये राइट वाला हाथ उठाते हैं ऐसे, उसमें दाहिना हाथ, तो उसमें हमें क्या दिखता है? बायां हाथ दिखता है। मतलब या यूं समझ सकते हो, जब हम थाली में खाना लेकर खाते रहते हैं हाथ से, इस हाथ से, दाहिने हाथ से, तो जैसे ऐनक के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम, है ना, जो होता है राइट हैंड से खा रहे हैं, अच्छा लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं, है ना, बायां हाथ से लगता है ना। तो इसका कहने का मतलब ये पार्श्विक कि कंप्लीटली उल्टा नहीं। जैसे ये मार्कर दिख रहा है ना, तो मार्कर का ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये ढक्कन का, यदि ऐनक में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो ये हमें ऐसे दिखेगा, ठीक। लेकिन ये हुआ पार्श्विक, मतलब लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना। सिंपल, दाहिना का चीज बायां दिखेगा, बायां का चीज दाहिना दिखेगा। इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। और कंप्लीट उल्टा क्या होता है? तो कंप्लीट उल्टा ही होता है, मान लो अपना शकल यदि देख रहे हैं, है ना, तो हमारा मुंडी नीचे, पैर ऊपर यदि ऐसा हो जाए तो फिर होगा वो, है ना, कंप्लीट पूर्ण रूप से उल्टा। और ये पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब होता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, इसमें बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। वही तो बोला, हम जितने बड़े रहते हैं उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है। हम जितना दर्पण से दूर रहते हैं, प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के अंदर दिखता है। तो कुछ ये पॉइंट है ना, जो हमें लिख लेना आराम से। आगे क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। कुछ नोटेबल पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, और इस नोट पॉइंट को जरूर लिखने यदि आपने नहीं लिखा हो तो। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब कितना है फोकस दूरी नहीं पता, अनंत होते। तो ऐसे सवाल आते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? आंसर है समतल दर्पण, प्लेन मिरर की। आगे क्या है, ये आवर्धन समझ में आता है? आवर्धन +1 लिखा हुआ है। आवर्धन का डेफिनेशन पता है? अच्छी बात है। क्या होता है पूछिए अपने आप से, है ना। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं।
एक होमवर्क का सवाल ये है कि इसका हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होते हैं। ठीक, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में हर हाल में चाहिए। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन समझ में आएगा? आवर्धन इसका कितना होता है? +1। मतलब +1 कहने का मतलब हमारा जो वस्तु ये वस्तु दिख रहा ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर वस्तु है। हमने ऐनक में मतलब दर्पण में ऐसे देखा तो इमेज कितना बनेगा, है ना, इस पॉइंट में लिखा हुआ है। इसमें बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना ही होगा, वस्तु की ऊंचाई इतना ही होगा। यदि 5/5 करते हैं, है ना, हम यदि 5/5 करते हैं, ये कैसे निकालेंगे? ऐसे आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा वस्तु की ऊंचाई h। ये कितना हो जाएगा? 5/5। 5 से 5 से भाग लगाओ, 1 प्लस का 1 आएगा। कितना? प्लस का मतलब क्या है? ये आभासी है। माइनस का मतलब माइनस रहता तो वास्तविक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गया, है ना? ओके, अंकल आगे। दर्पण के पीछे सिल्वर नाइट्रेट एजियोनेथेर का पेंट किया जाता है, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया, है ना? चलिए कुछ आगे हमें पढ़ना है दर्पण। अब वो कौन सा दर्पण है? हमने अभी सिंपल पूछा, जब एक कंफ्यूजन सवाल आ सकते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के, आंसर देंगे 3 प्रकार के। अब हमसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तब हम आंसर देंगे 2 प्रकार के। गौजित समझ में आ रहा? दर्पण कितने प्रकार के? 3, समतल, उत्तल, अवतल। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल, उत्तल। ओके, चलिए तो वही बात लिखा हुआ। हालांकि गोलीय दर्पण होता क्या है? एक गोला, है ना, गोला खोखला शीशा। यदि उसको रंग दे, बाहर से रंग दे तो भीतर से हमें चेहरा दिखेगा, यदि अंदर से रंग दे तो बाहर से चेहरा दिखेगा। सिंपल, है ना? तो किसको उत्तल बोलते हैं, किसको अवतल बोलते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। पहले उससे पहले हम गोलीय दर्पण को समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण वही गोला, यह एक खोखले गोले का एक भाग होता है, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, ये जैसे दिख रहा है, ये उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक सतह है, ये वाला। कौन वाला? ये जो ऐसे ऐसे किया गया है ना, इसको बोलते हैं रंगा हुआ कलई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कौन सा सतह हो जाएगा? ये हो जाएगा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कैसा है? ये उभरा मतलब उठल है ना? तो इसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया? अगला अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। देखिए सिंपल से लॉजिक है, अवतल, अव मींस धंसा हुआ। ये समझ में आ रहा है? या आप घर में अपने करछुल समझ में होता है, करछुल, उसको उठाइए या चम्मच को उठाइए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल चम्मच है ना? जब ऐसे देखते हैं तो हमारा चेहरा इसमें दिखाई पड़ता है, मतलब कौन सा दर्पण है? अवतल। यदि इसी को हम ऐसे देखें तो कौन सा दर्पण है? छोटा दिखेगा, ध्यान से देखना, छोटा दिखेगा ऐसे में, है ना? तो वो हो जाता है उत्तल। ठीक, वही बात लिखा है। अवतल दर्पण जिसे कहते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ना, इसका चित्र ऐसा है। इतना बातें आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा या जिनके पास नोट्स नहीं है तो वीडियो करो पोस्ट और इसको जस्ट फटाफट नोट करो। हम हटते साइड होते, इसको जल्दी से नोट करके और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो चलिए हमने तो यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको समझने बहुत जरूरी है। इसके बगैर आगे हर बार मिस्टेक होगा, इसको समझने बहुत जरूरी है। तो कुछ गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ पॉइंट है जो हमें आगे न्यूमेरिकल करते वक्त या कॉन्सेप्ट जनरेट करने में बहुत हेल्प मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो हम कुछ कुछ पॉइंट को समझते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। दिख रहा जो बोर्ड पे ये वाले, ये एक गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर। अभी मिरर नहीं है, रंग नहीं है, सिंपल एक शीशा है, गोला। हमने इसको ध्यान से देखो, एक पार्ट इधर बनाया है, एक पार्ट इधर बनाया है। ऐसे इधर हमने जो बनाया इसको बाहर से कलर कर दिया, अब ये बन गए अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो ऐसा हो गया, धंसा हुआ। समझ में आया? इस पार्ट को हमने इधर किया और इसको हमने अंदर से रंग दिए। देखो
अंदर से पेंट कर दिया, ये बन गए उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि हमें पता है उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरा होता है, इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। ठीक, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे गणित में पढ़ते हैं ना, ये विरीत होता है, उसके केंद्र को O बोलते हैं या C बोलते हैं, वैसे ही है ना, उसको केंद्र को सिंपल केंद्र बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं, तो यहाँ में जो इसका जो होगा O फॉर ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं केंद्र या वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो समझने, जैसे पहला हो गया वक्रता केंद्र O, ऑप्टिकल सेंटर O, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सा है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या बोला? गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक, चलिए इतना बात नहीं, हम लिखेंगे नहीं, हालांकि लिखने में कोई काम नहीं, अभी सिर्फ समझने हैं, ध्यान से समझे इस बात को, हालांकि ऑलरेडी लिखे होंगे आपने। अगला है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु कैपिटल F, फोकस बिंदु कैपिटल F। ठीक, इसको कैसे बोलेंगे? ये जो दिख रहा है ये बने ये पॉइंट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि वक्रता केंद्र और इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये पॉइंट जो P दिख रहा है, P मतलब पोल, पलविश, ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब एकदम बीचों बीच, मान लीजिए ऐसे है, यहाँ O है, यहाँ P है, तो इस O और P के बीच जो मध्य बिंदु होगा कहीं यहाँ पे होगा, हम इसको क्या बोलेंगे? F, फोकस बिंदु। हालांकि इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अभी अच्छे से। ठीक है, फोकस बिंदु समझने के लिए। अगला ध्रुव हम बात करते हैं। अच्छा एक बात है, फोकस दूरी और फोकस बिंदु में अलग अलग डिफरेंस है, ध्यान से। फोकस बिंदु से पॉइंट को बोलते हैं, पॉइंट को बोलते हैं फोकस बिंदु, लेकिन जो दूरी होते हैं ना किसके किसके बीच की दूरी, तो ये जो दिख रहा O मतलब वक्रता केंद्र, और ये जो दिख रहा ये F फोकस बिंदु, इसके बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस दिख रहा, इस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ये फोकल पॉइंट, दिस इज फोकल पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस इज फोकल डिस्टेंस। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा ये फोकस बिंदु है, और O और F के बीच की दूरी जो है वो फोकस दूरी है। इसलिए है ना, एक डेरिवेशन भी आता है कि F बराबर R/2 प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इसी यही लॉजिक को पूछता है। ये समझ में आया? फोकस दूरी और फोकस बिंदु में डिफरेंस क्या है? ये फोकस बिंदु है और इसकी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी है वो फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और फोकस बिंदु को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो फोकस बिंदु कैसे बोलेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। इतना बात समझ में आया? आगे अच्छी बात है ना, सही है। तीसरा बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल f, ये क्या है? ये कौन सी चिड़िया? कोई नहीं है, ये दिख रहा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। ठीक, चलिए आगे। O समझ लिए, F समझ लिए, स्मॉल f समझ लिए, अब समझते हैं हम R को। किसको? R क्या होता? R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या R। ये क्या होता? सिंपल जो विद्युत की त्रिज्या होता है, विद्युत की त्रिज्या का डेफिनेशन जो पढ़े बस वही विद्युत की तो दिख रहा। इसका त्रिज्या कहां से कहां? यहाँ से O से लेकर, मान लो कोई P बिंदु ले लेते हैं तो इसका डिस्टेंस यही दूरी होगा ना R। अरे यार तो यही होगा ना, समझ में आ रहा? तो ये O और P के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? R। मतलब O कौन है? वक्रता केंद्र। P कौन है? ध्रुव। ध्रुव किसको बोलते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। तो इस R को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। किसको? ध्रुव को। P फॉर पोल, P फॉर पोल, इसको क्या बोलेंगे? तो दर्पण जो दिख रहा, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव।
इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये है मिड पॉइंट ऑफ मिरर, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इतना बात समझ में आया? ये सिंपल सा लॉजिक है भाई मेरे। ये दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को हम बोलेंगे ध्रुव। आगे इस वक्र त्रिज्या को समझ ले। ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव और ओ मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये दूरी यही तो है, ये वाला डिस्टेंस ये एक ही तो है। तो ये दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या मान ले सकते हैं, यदि ये त्रिज्या है तो ये क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या, क्योंकि हम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा ये वक्रता त्रिज्या आर। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? वक्रता त्रिज्या क्या होता है ना? इधर 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 वक्रता त्रिज्या क्या होता? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसे हम बड़ा वाला आर से सूचित करते हैं। इसमें आर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। फोकस बिंदु समझ में आया? वो पॉइंट जहां पे है ना, या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य बिंदु जो होगा, उस मध्य बिंदु को हम बोलेंगे फोकस बिंदु। फोकस दूरी क्या होता? तो ये वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी होगा ना, उस बीच की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी। समझ में आया? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखना है, फोकस बिंदु को बड़ा वाला एफ से लिखना है। अगला समझते हैं पी। पी फॉर पोल। पोल मतलब ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इतना बात समझ में आया? चलिए हम इसका डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका फोकस बिंदु का। और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको देखकर चीजों को लिख सकते हैं आसानी से। कैसे? अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा, ये मुख्य अक्ष छूट गया, ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या इसी को बोलते हैं हम प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो ये हो जाएगा सिंपल कि वो जैसे ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्लियर? चलिए इसका परिभाषा समझते हैं। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद, क्या बोले? ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सर्वप्रथम काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। क्या बोला? सर्वप्रथम जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु है ना? तो क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सर्वप्रथम काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। फोकस बिंदु कहा जाता है। इसे कैपिटल एफ, बड़ा वाला एफ से सूचित किया जाता है ना? थोड़ा राइटिंग गंदा हो, माफ कर लो भाई, मेरे स्पीड लिख रहे इसलिए वजह हो जा रहा है। चलो ठीक है, बात समझ में आया? ये इसको देखकर हमने इसको बोल दिया। क्या बोला? ध्यान से एक बार सुन ले। मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सर्वप्रथम काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। क्यों ऐसा बोले? और तो उत्तर दर्पण के लिए ऐसा बोला कि काटती हुई प्रतीत होती है,
उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, वो लिखा है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। इसे हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। बात समझ में आया? अब एक बात बताओ, ये दूरी फोकस दूरी, ये दूरी फोकस दूरी, और ये टोटल वक्रता त्रिज्या। ये फोकस दूरी, ये फोकस दूरी, और ये टोटल वक्रता त्रिज्या। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एफ। तो ये एक स्मॉल एफ और एक ये स्मॉल एफ, कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल एफ। नहीं समझ में आया भाई मेरे? ये एफ स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ, एगो कई गो, वही दो लिखा है। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, आर बराबर एफ बराबर आर बटा 2। इसको इधर भेज दो ना भाई मेरे, इसको इधर भेज दो। तो ये बात समझ में आया? यही तो पूछता है, ये पूछता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछता है। एफ बराबर r/2, मतलब यहां से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन निकल गया, एक संबंध निकल गया कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ये बात समझ में आया? ये चमका। चलो आगे चलते हैं। अब इतना कुछ जब समझ में आ गया, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और तुम जिसको कहीं भी इसमें समस्या है, डाउट है, तो पुनः फिर से पूछ ले, या ध्यान से इस लेक्चर को देखे। हमने एक एक पॉइंट को क्लियर कट बता दिया है, ठीक है। तो इसको नोट करो अच्छे से, जरूर लिख रखा है, अच्छी बात है। जिसको नहीं पता वो फटाफट इस चीज को नोट करे, और हम फिर आगे चलते हैं। कुछ है ना, मैं पढ़ने प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनाने का कुछ रूल है ना, 2-4 रूल है, 3 या 4 होंगे रूल। उस रूल को पढ़ लेते हैं, जहां से हम अच्छे से इमेज पढ़ लेंगे, है ना, प्रतिबिंब पढ़ लेंगे। प्रतिबिंब का डेफिनेशन वही बता देते हैं, है ना, उसके प्रतिबिंब तक आज का रखेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी इसको कीजिए, अभी अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना जल्दी नोट करिए, फर्स्ट जल्दी। तो चलिए इतना तो अपने पढ़ लिए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ रूल है जिसको प्रतिबिंब बनाने में बहुत आसानी में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, कुछ रूल है, उसको अच्छे से समझ लेने हैं। पहला रूल ये है, ये जो दिख रहा है, ये कौन सा दर्पण दिख रहा है, अवतल। ये कौन है, उत्तल। होगा क्या, ये मुख अक्ष, इस मुख अक्ष के पैरेलल समांतर हम किरण को डालते हैं, भेजते हैं, तो हमें ऐसे जाएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब ये आती किरण है, दर्पण पर टकराएगा और परावर्तित हो जाएगा। तो यदि हम यहां से ऐसे देखें, मान लो हम इधर से देखते हैं, है ना, इधर से हम देखते हैं, तो हमें क्या नजर आएगा। एक बार बताओ, तुम्हें यहाँ से जो तुम देखते हो, तो तुम्हें कहाँ से नजर आएगा, यहाँ से ये जो किरण कहाँ से आते हुए नजर आएगा, इधर से आते हुए नजर आएगा या इधर से आते हुए नजर आएगा। और इसी बात है, इधर से आते हुए नजर आएगा ना। तो वही बातें हमने लिखा है, और इसको समझ के ये बात समझ लेने हैं, समांतर जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मतलब समांतर जाएगी, समांतर कहने का मतलब किसके समांतर, तो मुख अक्ष के समांतर। ये मुख अक्ष है, इस मुख अक्ष के समांतर जाएगी, तो हमें किधर से आती हुई प्रतीत होगी, इस फोकस से, ये फोकस बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत होगी। ये बात समझ में आया कि आप समांतर जाएगी, फोकस आती हुई प्रतीत होगी। ये बात समझ में लिए, हमें इसको भी याद करके रखने हैं हर हाल में, तब आगे समझ में आएगा। अगला ये है उत्तल के लिए, उत्तल में क्या हो जाएगा, समांतर आएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, सॉरी आएगी, देखो समांतर आएगी और फोकस से जाएगी। समांतर आया, फोकस से गया, समांतर आया, फोकस से गया। समांतर किसके समांतर, मुख अक्ष के समांतर आएगी, कहां, दर्पण पर, और इसे टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। एक रूल ये है, क्या रूल है, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। पहला क्लियर, आगे दूसरा, जस्ट उल्टा भाई बोले, ये अपोजिट है। अब हमने बोला समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, हम ये काम करते हैं कि फोकस से भेज देते हैं,
तो फोकस से भेज देंगे तो समांतर हो जाएगा। वही बात लिखा हुआ है कि फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण के लिए। अवतल में भी क्या हो जाएगा? वही बात है, फोकस से जाएगी तो ऐसे भेजा तो ऐसे चला जाएगा। ये आपतित किरण टकराने के बाद ये गया परावर्तित किरण। तो फोकस से जाएगी, ऐसे जाएगा, इस पर टकराएगा और इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। वही बात लिखा हुआ है कि फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये दो रूल समझ में आया। तीसरा पर चलते हैं। और तीसरा क्या है? यदि किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र मतलब इस पॉइंट से होकर यदि हम ऐसे भेजते हैं इस दर्पण पे, तो वो जो लाइट, वो जो किरण जा रहा है उस दर्पण पे लंबवत हो जाता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे भी कोई भी चीज लंबवत होता है ना, ऐनक ले लेंगे, उस ऐनक में यदि टॉर्च को हम लंबवत ऐसे मारते हैं तो जैसे जाएगा वो पुनः उसी पथ पर रिटर्न हो जाता है, लौट हो जाता है। ठीक है, यदि किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि वह लंबवत होती है। लंबवत बोले तो देखो ये 90 डिग्री बना रहा, तो कुछ 3 रूल ये है। और चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा भी था, है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, कोण आई बराबर कोण आर। यदि इसका डायग्राम बनाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये कौन सा दर्पण? अवतल। ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ये गया मतलब आया मतलब आपतित किरण, और ये टकरा कर गया मतलब परावर्तित किरण। ये जो एंगल ये कोण आई, ये कितना हो जाएगा? कोण आर। समझ में आया? तो कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा। तो कुछ ये 4 रूल है जिसकी सहायता से हम पूरा का पूरा प्रतिबिंब जो हम ऐसा ना रटते हैं ना, रे डायग्राम किरण अरे खींचो, वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा कि सीधा होगा कि उल्टा होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, एक लाइन में याद करा तो फिर हमारा नाम बदल देना। ये पूरा का पूरा जितना डायग्राम है वो सारा डायग्राम को बस चुटकियों में दिमाग में घुसेड़ दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझो। ये जब समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आ गया तो फिर दिक्कत है ना। ध्यान से समझे, शायद हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इतना अच्छे से नोट करें। अब जिन्होंने नहीं लिखा है वो, है ना, तो चलिए हम अब इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं और इतना ही पढ़ते हैं। हम आगे इसमें देखेंगे बहुत सारे, है ना, प्रतिबिंब बनाने कहाँ जो वस्तु रखते हैं अलग अलग जगह पे, तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा होता है, उत्तल दर्पण में कैसा होता है, और हम फिर डिफरेंस पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, उत्तल दर्पण क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, उत्तल में इसका उपयोग पढ़ने अलग अलग। ये सवाल बहुत बार पूछा भी है, समझ में आ रहा? तो ये सारे कुछ पॉइंट है, फिर हम देखेंगे बराबर अब टू सिद्ध करे अवतल दर्पण के लिए, इसका आधार पर सूत्र पढ़ने, आवर्धन पढ़ने, ऐसे करके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक वीडियो और आएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन उसमें सारा आ जाएगा। और डेरिवेशन से बच जाएगा 2 डेरिवेशन, उसके लिए अलग से 2 सेपरेट वीडियो आएगा छोटे छोटे के लिए, है ना, 5-5 7 मिनट का, उससे क्लियर कर लेना है। या ऐसा कर देंगे एक ही वीडियो में उस दोनों जो, है ना, सूत्र जो सिद्ध करने वाले हैं उस दोनों को हम बता देंगे। तो ऐसे करके 4 वीडियो होगा, 4 वीडियो में पूरा का पूरा एक चैप्टर खलास हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, यदि इस आज से जितना पढ़े है उसमें यदि कहीं दिक्कत होता है, कहीं समस्या होती है, तो है ना उसको कमेंट में पूछे, है ना। हालांकि हमने ऐसा ये कि एक डाउट भी ना है ना, हम अपने तरफ से एज अ स्टूडेंट समझकर, है ना, पढ़ाते हैं ताकि कुछ डाउट ना रह जाए, है ना। हमारा पूरा कोशिश होता है कि हम डाउट आने ही ना दे, लेकिन फिर भी स्टिल तो डाउट होता है तो कुछ पूछ लिया करें, क्योंकि ये अंतिम है और इसके बाद हमें एग्जाम में ही जाने हैं, है ना। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। और तुम जितने भी सारे को जानते हो ना, अपने दोस्त हो, भाई बहन या किसी रिलेटिव को, उसको भी इसको सेंड कर सकते हो वीडियो और बता सकते हो, है ना, कि यहाँ यदि आपको भी साइंस मैटर है तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक अपना पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।